Hello and welcome back to Canvas IQ guys. Hope you all doing well in your life. तो देखो भाई, वीडियोस आ रही है थोड़ा बहुत लेट, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियोस में कंटिन्यू डालूँ, ठीक है। बट आपको पता ही है थोड़ा बहुत काम में फंस जाता है इंसान, ठीक है। बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियोस को डालने का पूरे तरीके से ट्राई करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम भी नज़दीक आ रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो टारगेट तो मेन बोर्ड है, बोर्ड तक तो मैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा ही दूंगा इस चैनल पे, ठीक है। तो अभी जो आज की जो वीडियोस रहेगी हमारी, वो रहेगी एक नए चैप्टर जो कि 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा बहुत ना ट्रिकी चैप्टर होता है ना, ट्रिकी तो जिसमें दिमाग का दही हो जाता है, उस टाइप का चैप्टर, ठीक है। और चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसको समझते हैं। और मैंने आपको हमेशा से समझाया है, अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उस पर मैं आपको यही कहता हूँ, जब भी मैं नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, कि जब भी हम चैप्टर कोई भी नया स्टार्ट करने के लिए जाते हैं ना, तो पहले हमको समझना चाहिए कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, इस चैप्टर में ऐसा है क्या, क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, हमारे डेली बिजनेस लाइफ पे बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो इस चैप्टर में आएंगी, ठीक है। तो मतलब ये चैप्टर तो वैसे ही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट एक और चीज़, जो ये केमिकल काइनेटिक्स से होता क्या है, मैं अगर आपसे कहूँ ना, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। बट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री किस चीज़ की, किससे डील करती है? तो ये डील करती है हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। रेट मतलब अभी आप समझ जाओगे, ठीक है, मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, या फिर मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। अगर इन चीज़ों से कुछ कोई भी डील करता है, या कोई भी ब्रांच डील करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और यार डेफिनेशन इतना सिंपल लिखा हुआ है, आप लोगों को थोड़ा तो पढ़ो, अपना डेफिनेशन बना लो अपने मन से, है ना। बेसिक समझ में आना चाहिए कि बस हो क्या रहा है, इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शंस, या फिर मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। अगर इन चीज़ों को समझना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स में। और अगर केमिकल काइनेटिक्स को भी समझाना है तो कहाँ आना पड़ेगा? कैनवर्स IQ यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। फॉलो जरूर कर लिया करो यार, आप थोड़ा ना जरा, ऐसा लगता है कमेंट्स में ना डाउट्स नहीं आते ना, तो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है इंसान, क्योंकि मेहनत करते हैं, थोड़ा सा वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। बट उम्मीद है कि अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो एटलीस्ट वीडियो को एंड तक देखा करो, क्योंकि आप लोग के काम की वीडियोस रहती है, ठीक है। मैं इसमें पूरे बेसिक्स क्लियर करता हूँ। और मुझे यकीन है कि बच्चा 11th से जब 12th में आता है ना, तो 11वीं में कुछ भी बेसिक्स उसके क्लियर नहीं होते हैं, वो जस्ट पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले बेसिक्स क्लियर करवाता हूँ, तभी जाके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। एंड चलिए, तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी। अब हम मेन बात करते हैं हमारे, कि इस पूरे चैप्टर में जो ये हमने अभी पढ़ लिया है कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शंस, और किस टाइप की रिएक्शंस, और किन किन टाइप की रिएक्शंस मतलब होती हैं, ठीक है। मतलब किन किन टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसको समझ लेते हैं। तो उसके लिए तो पहले आपको यही पता होना चाहिए ना कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं आपके पास। तो देखो 3 टाइप की रिएक्शंस होती है। एक जो कि बहुत ही स्पीड से हो जाती है, फास्ट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं उसे। दूसरा जो स्लो, मतलब बहुत ही धीमी होती है यार, उसके भी एग्जांपल दे देंगे। तीसरा मॉडरेट, मॉडरेट समझते हो, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा, है ना। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा रिएक्शन को समझते हैं, जरा देखना जरा यहाँ पे ध्यान से। पहला है मेरे पास फास्ट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, मतलब कुछ ऐसी रिएक्शंस जो कि इतनी जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाती है, मतलब प्रोडक्ट दे देती है। रिएक्शंस कंप्लीट कब होती है? जब आपको प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। और ये जो फास्ट रिएक्शंस होती है, इनका टाइमिंग पता क्या होता है? 10⁻⁻12 सेकेंड। इतने सेकंड के अंडर अंडर में ही क्या हो जाती है? कंप्लीट प्रोडक्ट दे देगी आपको। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फास्ट इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास होता है आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस, ठीक है, वो कैसी होती है? हम उनको इलेक्ट्रोवैलेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शंस में क्या होता है कि हमारे पास इतनी स्पीड से प्रोडक्ट बनता है, और वो जो स्पीड समझ रहे हो, स्पीड कितनी रहेगी आपकी? ये 10⁻12 सेकेंड। इतने टाइम में आपकी रिएक्शंस क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, और वो प्रोडक्ट दे देगी। तो आयनिक रिएक्शन ही सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका, ठीक है। अगर आपको कभी कोई पूछेगा कि फास्ट रिएक्शंस कौन सी होती है, तो आप आयनिक रिएक्शंस को लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, जो कि होती है हमारे पास स्लो रिएक्शन। देखो ये स्लो रिएक्शंस क्या होती है कि ना, ये इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि मतलब
कुछ मिनट से लेके कुछ साल तक, ठीक है, आवरली, साल तक, मतलब बहुत लंबा टाइम भी ले लेती कंप्लीट होने के लिए। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, आपके घर में ही है, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। जंग लगता है, जंग तुरंत नहीं लगता, जंग लगने में बहुत टाइम लग जाता है ना। वो पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी, कोरोजन, जो लास्ट वीडियो आई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, कोरोजन लेवल पे आपने देखा होगा, मैंने उसको समझाया भी होगा अच्छे से कि कोरोजन होता क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्या बोला, ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, तुरंत नहीं लग जाता ऐसे कि भाई 1 घंटे, काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। और अगर आपको कोरोजन का कॉन्सेप्ट समझना है तो यहाँ पे अभी मैं आई बटन पे वीडियो आपको दे दूंगा, आप उसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो स्लो रिएक्शंस क्या होती है, मैं आपको समझा चुका हूँ। स्लो रिएक्शंस होती हैं जो कि प्रोडक्ट देने में काफ़ी टाइम लगा देती है, ठीक है, मतलब मिनट से लेके आवर, आवर से लेके मतलब डेज, ईयर्स, मंथ्स लगा देती है, ठीक है। तो उन्हीं को हम कहते हैं स्लो रिएक्शन। क्लियर है। और रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दिया, या फिर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, वो भी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारे पास मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्शन। अब भाई देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, मैं समझा देता हूँ अभी आपको। मॉडरेट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो, समझ रहे हो। तो मॉडरेट रिएक्शन सबसे बेस्ट रिएक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 3 टाइप की रिएक्शंस है ना, इन तीनों टाइप की रिएक्शंस में अगर मैं आपसे कहूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, और किसके लिए हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो आप बोलोगे कि सर फास्ट रिएक्शन। मैं कहूँगा नहीं, फास्ट रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, तुम सोच रहे हो कि मतलब यार वो पलक झपकते आपको प्रोडक्ट दे दे रहा हूँ, मतलब पलक झपकते इन द सेंस 10⁻12 सेकंड में, इतने कम टाइम में आपको प्रोडक्ट दे दे रहा हूँ, तो इतने कम टाइम में आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल पाओगे, दिक्कत तो होगी ना, है ना। तो मतलब फास्ट रिएक्शन के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। देखो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही जल्दी हो जाता है प्रोडक्ट, तो हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरा मेन चीज़ है स्लो रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर स्लो रिएक्शन क्यों तो निकल सकता है, भाई आंसर है बिल्कुल निकल सकता है। स्लो रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो, बट यार कौन बैठेगा घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो यही प्रॉब्लम है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रिएक्शन के लिए भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग के एक ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं होगा। तो किसके लिए होगा, आंसर आपको मिल गया होगा, मॉडरेट, है ना। तो इस पूरे चैप्टर में जो भी रिएक्शंस के बेस में आप पढ़ोगे ना, केमिकल काइनेटिक्स में जितनी भी रिएक्शंस आएंगी आपकी, चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हो या कुछ भी हो, मॉडरेट रिएक्शन के लिए, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक हिट हो रहा होगा कि सर आपने तीनों टाइप की रिएक्शंस तो हमें बता दी, तो ज़रा ये भी बता दीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। भाई देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपके पास, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और टाइम के रिस्पेक्ट में आपके पास कंसंट्रेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसकी कंसंट्रेशन पे, वो रिएक्टेंट साइड की भी हो सकती है एंड प्रोडक्ट साइड की भी कंसंट्रेशन हो सकती है, तो उसी केस को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये टोटली डिपेंड होता है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चलता है, नहीं तो अभी आपको मैं जब कराऊंगा ना इसके बाद रिएक्शंस को अच्छे से समझाऊंगा, तब आप और ज़्यादा क्लियर हो जाओगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। और अगर आपको थोड़ा डेफिनेशन बनाना है तो डेफिनेशन भी बना सकते हैं। इट इज़ द चेंज, क्या है, चेंज, इसकी चेंज, कंसंट्रेशन पे चेंज, ठीक है। इट इज़ अ चेंज इन द कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन किसकी हो सकती है, कंसंट्रेशन हो सकती है आपकी एनी टाइप ऑफ, किसी भी एनी टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में अगर चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यही होता है मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन, और इसकी यूनिट जो होती है हमारे पास, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, जो यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इस पर करते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना भी सिखाऊंगा, और कुछ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस पे आता है मैं वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल पहले क्या करते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। चलिए भाई, तो अब हम समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस को हम एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कौन सा एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, कौन सी रिएक्शन बोल रहा हूँ, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा ना यहाँ पे जरा ध्यान दो, यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, क्या है, डिक्रीज
एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन इन द कंसंट्रेशन, मतलब किसके कंसंट्रेशन पे, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो। अपॉन में क्या आ रहा है, टाइम टेकन, भाई वही तो समझा आपको डेफिनेशन में, है ना, देख लेना डेफिनेशन में। और आपको पता है इसको ना हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे ऐसा बोलेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो इसको हम किससे, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसको हम किससे जानते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से। ये दिमाग में रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू ही आपको पूछेंगे कि भाई चलिए इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर दीजिए। और कैसे कैलकुलेट होगा मैंने आपको बताया, ये वाला फॉर्म, ये जो लिखा है ना मैंने, ये कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंसंट्रेशन डिफरेंस बाय टाइम ट्रैवल, ठीक है। तो वो सब वही है, वो वाला फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊंगा करके। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने एक रिएक्शन लिखी है, अभी रिएक्शन क्या है देखो, मैंने रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे कि A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे कि इस रिएक्शन के थ्रू में अगर मेरे को बोला जाता है कि इस रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो जरा। तो मैं करूंगा, यहाँ पे लिख जाता हूँ R और एवरेज, ठीक है, मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है मेरा। तो मैं इसके लिए अगर मेरे को यहाँ पे लिखना हो तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है एक, मतलब कोई भी फैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो होता है ये मेरा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। ये क्या होता है, ये होता है मेरा कोएफिशिएंट, ठीक है, जिसको हम 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं इसे। तो ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, इस चीज का ध्यान रखना, मैंने किया क्या है, कैसे निकल रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। जो रिएक्टेंट साइड है यहाँ पे क्या हो रहा है देखना, मैंने लिखा डेल्टा ए की कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को हम, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना हमारे स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंडर में जो ये है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये होता है मेरा कंसंट्रेशन, ये बताता है कि ये कंसंट्रेशन है। और उसके अंदर लिखना है जिसके लिए आप लिख रहे हो, जैसे अभी मैं ए के लिए लिख रहा हूँ, ए फैक्टर के लिए, तो मैंने ए फैक्टर के लिए लिखा डेल्टा ए की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ये तो लिखूंगा मैं, डेल्टा टी लिखूंगा। अब बड़े ध्यान से देखिए, इसके आगे अगर आपको किसी भी फैक्टर के आगे अगर आपको कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखता है, जैसे मान लो मेरे को इसके आगे क्या दिखा है, ए दिखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए आ जाएगा आपका डिवाइड, समझ रहे हो। और अगर आप सोच रहे हो कि खत्म हो गया, तो बड़े ध्यान से देखना, एक चीज जो रेट ऑफ रिएक्शंस की केस में होती है, और आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती है और प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ते जाती है। तो बड़े ध्यान से देखना, ये क्या है, रिएक्टेंट साइड है। और रिएक्टेंट साइड में पहले ए फैक्टर के लिए लिख रहा था मैं, है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में ए फैक्टर के लिए लिख रहा था। तो इट मींस ये अगर मेरी रिएक्टेंट साइड पे है तो इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है ना। तो कम होती जा रही है तो मैं साइन क्या लगाऊंगा, नेगेटिव। हो गया मेरा, बस बात कर लिख लो, है ना। देखो जरा दूसरा, इसके लिए भी लिख लेते हैं, इसके लिए भी लिख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए भाई मेरे को, चलो इसको ना एक काम करता है, इक्वल फॉर्म में, देखो ध्यान रखना, जब भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस निकालते हैं लिखते हैं तो बीच में प्लस प्लस कुछ या ऐसे कुछ नहीं आता, इक्वल टू के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे इसके लिए लिखते हैं जरा, बी फैक्टर के लिए, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल्टा बी की कंसंट्रेशन अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और यहाँ पे क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी 1 अपॉन बी, और क्या साइन आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का साइन आ जाएगा। मैं थोड़ा इक्वल टू इधर लगा देता हूँ, माइनस का साइन आ जाएगा। भाई क्लियर है, अरे क्लियर है ना। चलो भाई, अब रिएक्टेंट साइड तो हो गया है, अब हम प्रोडक्ट साइड की तरफ चलते हैं। तो प्रोडक्ट साइड के लिए अब क्या करोगे, देखो कुछ नहीं करना है, सेम वैसे सी के लिए, सी फैक्टर के लिए लिख रहा हूँ। तो अगर मैंने आपसे बोला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सी 1 अपॉन सी। अब प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या रही, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो समझ रहे हो ना, अरे आ रहा है दिमाग में, जरा डी के लिए लिख के दिखाना, कैसे लिखोगे डी के लिए, डी के लिए लिखोगे डेल्टा डी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, डी, और यहाँ पे क्या है, कितना इजी है साइन का। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे साइन नहीं लगाते हैं और उसी वजह से उनके मार्क्स आ जाते हैं, मतलब जितना आने चाहिए उतने भी नहीं आते।
टीचर क्या कर देता, मार्क्स को कट कर देता, वो कहता हमने तो वही लिखा है। अरे भाई अगर साइन ही नहीं लगा पाओगे तो कैसे मार्क्स मिलेंगे? दिमाग लगाओ ना यार। साइन से देखो कितना डिफरेंस होगा, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है। और बाद में जब मैं इसके बेस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से साइन इतना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वैल्यू निकलेगी। और साइन को शो करना बहुत ज़रूरी होता है, वही आपको बताता है कि रिएक्टेंट साइड के लिए या फिर प्रोडक्ट साइड के लिए। भाई देखो, ये तो मेरा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, बट अब मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। कुछ नहीं, दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। एक होता है मेरे पास रेट ऑफ अपीयरेंस। भाई ध्यान रखना इस चीज को, है ना। और एक होता है आपके पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब भाई सामने आ जाना और गायब हो जाना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अपीयरेंस मतलब सामने आ जाना, डिसअपियरेंस मतलब गायब हो जाना। समझ रहे होंगे यार, यहीं से समझ गए होंगे कि हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे मेरे पास टाइम बढ़ता है वैसे वैसे मेरे पास जो रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। कम होती जा रही है मतलब माइनस में माइनस साइन आएगा, इट मीन्स वो खत्म होती जा रही है। तो आपको ऐसा लगता है डिसअपियरेंस में आएगा, गायब होती जा रही है। और टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज, पॉजिटिव, मतलब आपको ऐसा लगता है अपियर होते जा रहे हैं, अपीयरेंस। अगर आपसे मैं बोलूँ कि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखे तो लिख सकते हो? तो चलो अपीयरेंस लिख लेते हैं पहले। तो रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या आएगा? प्रोडक्ट का ही तो आएगा, अपियर क्या क्या हो रहा है ये। तो मैं इन दोनों के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस नहीं लिख सकता? ये लो, एक तो ये हो गया और दूसरे किसके लिए? डी, ये लो। हाँ भाई, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम यहाँ पे देखो ना, दिमाग लगाओ यार अपना, कितना इजीली मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अर्जे पुर्जे खुल जाएंगे दिमाग के, है ना। कैसे खुल जाएंगे देखो जरा यहाँ पे, रेट ऑफ अपीयरेंस कितना इजी है यार, मस्त। कि रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट साइड जो अपीयर हो जा रहा, लिख लिया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में क्या हो रहा है? समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, लिख लो। वन अपॉन ए, डेल्टा ए की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, साथ में वन अपॉन बी, डेल्टा बी की कंसंट्रेशन डेल्टा टी। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कोई दिक्कत ही नहीं। देखो ना कितना इजीली आपने मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया, समझते हैं मेरी बात को। तो यही होता है, और इसी के बेस पर ना न्यूमेरिकल आएंगे, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा क्या आपको, ठीक है। आप समझ जाओगे, वो आपसे बोलेंगे रिएक्शन दे रखी है। और भाई एक और चीज, अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है या जेई की तैयारी कर रहा है तो उसमें तो भाई ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ट्रिकी होते हैं। रेट कांस्टेंट के क्वेश्चन हो या फिर इस टाइप के क्वेश्चन हो, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालना भाई बहुत ट्रिकी होते हैं। लेकिन जब आप एक बारी बेसिक समझ जाओगे ना, देखो जैसे यहाँ से आप इन सब का बेसिक समझ गए होंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, प्रोडक्ट साइड के लिए कैसे लिखना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट साइड के लिए कैसे लिखना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब आप यहाँ से समझ जाओ। और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, ठीक है, वो सब यहाँ पे आपको अपना क्लियर करना है। अगर यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है तब हम दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे जो कि होती है हमारे पास न्यूमेरिकल। बट उससे पहले मैं आपको ना इसी के एक छोटे भाई से मिलवा दूंगा, ठीक है। ये तो है आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कभी कभार आपसे ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछ लेते हैं और उसी में आपको बोल देंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस भी निकालिए। बच्चा हो जाएगा परेशान, बच्चा हो जाएगा परेशान, हो क्या यार सर ने तो हमें सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन या फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपका निकलता है ना, सेम वैसा ही आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी निकलता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको समझा देता हूँ अभी कैसे। बट पहले एक काम करो, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम क्या करता है, मैं इसको रफ करके मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकलता कैसे है, ठीक है। करो जरा इसको, तुरंत स्क्रीनशॉट लो। चलिए, तो मैं आपको अभी यही समझा रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन का ही एक छोटा भाई होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, फास्ट वाला जो केस हमने पढ़ा था वो वाला नहीं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि हम किसी भी टाइम पे या किसी भी मोमेंट पे हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ठीक है, तरीका बहुत सिंपल है। मैं जैसे मान लो आप ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, जैसे आपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया है ना, सेम आपको ये भी कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, देखो अगर मैं इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो आप लिखोगे सेम वही है, ए की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको आप कहाँ लियोगे, अपॉन में, और साइन कैसा रहेगा, माइनस का। बट आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अभी मैं यहाँ पे डेल्टा का साइन नहीं लगा है ना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या करते थे ना कि हम डेल्टा का साइन लगाते थे, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज, डेल का साइन आ गया, डेल्टा के बदले क्या आ गया, डेल का साइन आ गया, बात खत्म, बस यही सेम। अब इसके लिए लिखना चाहूँ तो अगर मैं, तो इसके लिए कैसे लिखोगे, आप लिखोगे V2 की कंसंट्रेशन, और अगर इंस्टेंटेनियस पूछा है तो सामने क्या लगाओगे, डेल लगाओगे, डेल्टा नहीं। देखो इंस्टेंटेनियस पूछा है तो डेल लगाओगे, और अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो डेल्टा लगाओगे, ठीक है, बस हो तो गया, क्या करना, अब तो कुछ है ही नहीं, टाइम की कंसंट्रेशन, और साथ में क्या देगा 1/2, और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन, तो ये होता है मेरे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है, ठीक है भाई। अब देखो भाई यहाँ पे है, इसको मेजर करने के बहुत तरीके हैं, जैसे एक पीएच मेजरमेंट्स होता है, या ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज करना हो गया, या फिर हमारे पास प्रेशर में हमने चेंज कर दिया, तभी हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ पे समझोगे होता वो ये है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट है वेंटसॉ, बताओगे ना, वेंटसॉ फैक्टर आपने सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा, है ना। बट जो साइंटिस्ट थे हमारे वेंटसॉ, तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में एक स्लोएस्ट स्टेप आ रहा है, स्लोएस्ट मतलब तो सबसे धीमी स्टेप है, तो वो स्टेप क्या होगी, बोला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। अब मैंने इसको कैसे क्यों बोला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन का रेट निकालना है, रेट मतलब स्पीड निकालनी है, कितने टाइम पे कंप्लीट हुई है, तो आप उसको कहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, वो कैलकुलेट कर सकते हो RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अब आप बोलोगे सर RDS होती क्या है, तो भाई कोई भी रिएक्शन में अगर सबसे स्लोएस्ट स्टेप कोई है, मतलब कोई ऐसा स्टेप है कि जो सबसे स्लोएस्ट है, अब आप बोलोगे सर स्टेप क्या है, भाई देखो रिएक्शंस जो होती है ना, वो जनरली कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो कि पहले एक ही स्टेप में खत्म हो जाती है, बट कुछ ऐसी होती है जो कि खत्म होने में स्टेप लेती है, जैसे पहला स्टेप में कुछ और, दूसरा स्टेप में कुछ और, तीसरा स्टेप में कुछ और। तो सेम यहाँ पे भी वही केस है कि अगर मान लो एक स्टेप आपके पास ऐसा आ गया किसी भी रिएक्शन का जो कि सबसे स्लोएस्ट है, तो वेंटसॉ के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इट मीन्स उस स्टेप के थ्रू आप ओवरऑल रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट होता है वो उस स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं रेट कांस्टेंट पे। एक बारी में रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट निकालना आपको समझा दूं कि क्या होता है, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल के थ्रू न्यूमेरिकल पे आ जाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा तुरंत जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भाई, आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को अगर नहीं समझा तो इट मीन्स आपने जो भी अभी तक सीखा है ना कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, तो वो ना आपका फिर नॉलेज हाफ रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं बात करूँगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है मेरे पास वो आता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग समझ जाओगे, बट नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का कहना मतलब ये है आयनिक रिएक्शंस फास्टर प्रोडक्ट देंगी आपको एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट रिएक्शन। अब मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा कि NaCl रिएक्ट फास्टर इन वाटर, मतलब जो NaCl होता है वो वाटर में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू मीथेन विद क्लोरीन। अब ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो इसमें मैं इतना डीप जाऊँगा नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आयनिक रिएक्शंस का रेट बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट रिएक्शन। तो पहला फैक्टर मेरा ये है, ठीक है। दूसरा फैक्टर समझते हैं, दूसरा फैक्टर क्या, कंसंट्रेशन। भाई देखो कंसंट्रेशन का टर्म क्या होता है ना कि जितने ज़्यादा आपके पार्टिकल्स रहेंगे ना
जितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि हाइयर कंसंट्रेशन, मतलब अगर कंसंट्रेशन हाई है किसी भी रिएक्टेंट की तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स रहेंगे। अब जितने ज़्यादा पार्टिकल्स रहेंगे तो उनके बीच में जो टकराना होगा ना वो भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कोलिजन उनके बीच में बहुत ज़्यादा रहेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं कहूँगा, आप कहीं जा रखे हो घूमने के लिए और वहाँ पे लोग बहुत कम हैं, तो आप फ्रीली मूव कर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अब आप ऐसी जगह मार्केट में गए जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है ना उनसे टकराओगे, आपका कोलिजन होगा उनसे। ठीक है, तो सेम मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि हाइयर कंसंट्रेशन क्या क्रिएट करता है, मोर पार्टिकल्स को क्रिएट करता है। मोर पार्टिकल्स क्या क्रिएट करते हैं, मोर कोलिजन को क्रिएट करते हैं। और जो मोर कोलिजन जब क्रिएट होता है मेरे पास, तो क्या होता है, फास्टर रिएक्शंस हैपन होती है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर देखते हैं, टेम्परेचर। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना कंसंट्रेशन का एग्जाम्पल भी लिखा हुआ, आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो टेम्परेचर की बात करते हैं। भाई टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी पता है कितना इजी है। भाई जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या फिर जितना ज़्यादा आपके पास टेम्परेचर होगा, उतने ही जल्दी आपके पास पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। और जब आपके पास पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, सक्सेसफुली उनके बीच में कोलिजन होगा। और सक्सेसफुली अगर उनके बीच में कोलिजन होगा तो जो आपके पास रिएक्शन का रेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ना एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सबसे बेस्ट है कि गर्मियों के टाइम में आपने देखा होगा कि दूध बहुत जल्दी फट जाता है एज़ कम्पेयर टू सर्दियों के टाइम में। ठीक है, सर्दियों के टाइम में हम बाहर छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं छोड़ो यार कोई दिक्कत नहीं, नहीं फटेगा, ऐसे कोई मतलब अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक छोड़ के रखोगे तब तो बात अलग है, टेम्परेचर में अगर ऊपर नीचे डिफरेंस आएगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि गर्मियों के टाइम में अगर आप थोड़ा सा भी दूध को बाहर छोड़ देते हो और बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो आपका दूध बहुत जल्दी फट जाएगा एज़ कम्पेयर टू सर्दियों के टाइम पर। ठीक है, तो मैंने यही एग्जाम्पल दे रखा है, मिल्क स्पॉइल फास्टर इन समर देन इन वाटर। कैटलिस्ट का तो क्या ही कहना है, कैटलिस्ट का तो आपको ऑलरेडी पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। वो रिएक्शन में इन्वॉल्व भी नहीं होगा, कंज्यूम भी नहीं होगा, बट सबसे अच्छी चीज़ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को, उस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं आपसे बात करूँ, मैंगनीज ऑक्साइड, जो मैंगनीज ऑक्साइड होता है ये मेरा एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। किस केस में, जब डिकम्पोजिशन होता है मेरे पास पोटेशियम क्लोरो ट्राईऑक्साइड का, KClO3 का। ठीक है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में लास्ट में। और एक लास्ट फैक्टर देख लो बस, लाइट। यार लाइट का कॉन्सेप्ट ना बहुत सिंपल है, फोटोसिंथेसिस सबने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने सुना है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, है ना। तो वही कहानी है बस कि आपका जो अगर लाइट की प्रेजेंस है तो लाइट क्या करती है रिएक्शन पे ना, कुछ रिएक्शन में, ज़्यादा रिएक्शन नहीं, कुछ रिएक्शन में लाइट क्या करती है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है। स्पीड अप मतलब वो बहुत जल्दी उसका रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रोडक्ट उसका बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तो इसलिए लाइट भी एक फैक्टर है जो कि इनडायरेक्टली हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे रेट लॉ एक्सप्रेशन पे चलते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि इस चैप्टर की जान भी है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि इस चैप्टर का मतलब बेस पिलर है, ठीक है, जो कि होता है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। बट अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन समझना है तो सबसे पहले आपको एक क्लास पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम पास्ट में चलते हैं 11th क्लास में, जब आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो उसमें ना आपने लॉ ऑफ मास एक्शन जरूर पढ़ा होगा। अब लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता क्या है, पहले बड़े ध्यान से समझना। लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना ये होता है कि अगर आप किसी भी रिएक्टेंट साइड के लिए, ठीक है, पहले तो लॉ ऑफ मास एक्शन ओनली किसके लिए होता था, ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री होती है जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है ज़्यादातर गैसेस फेस की। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हम अगर रेट लिखना भी चाहते थे, रेट एक्सप्रेशन लिखना भी चाहते थे, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ वेपर फेज के लिए ही लिख पाते थे, क्योंकि हम ऐसे प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड के लिए नहीं लिखते थे, उसको हम नेग्लेक्ट करते थे। ठीक है, यही लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था। और अगर आपको थोड़ा डेफिनेशन के बिना इजी वे में समझना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या था, तो देखो जरा, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है मैंने कि A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स प्रोडक्ट। तो अगर मेरे को इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना है तो मैं क्या करूंगा, रेट, ये रेट कांस्टेंट आएगा कि, ठीक है, इस के को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे होता क्या। ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट आएगा के। अब उसके बाद देखो बड़े ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास एक फैक्टर है ए, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ए की कंसंट्रेशन, और ए की कंसंट्रेशन मतलब ये ब्रैकेट में बंद करूंगा, क्योंकि इस ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म से इसको डिनोट करते हैं। अब ये ए फैक्टर था, उसकी कंसंट्रेशन मैंने लिख ली। अब जो भी मेरा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना, वो इक्वल टू दी पावर्स, मतलब वो पावर में चला जाएगा जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे ए का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल है, पावर में चला गया। दूसरा सेम ऐसी बी के लिए,
बी का क्या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है स्मॉल बी, ये भी कहाँ चला गया पावर में। तो यही तो कहता था लॉ ऑफ मास एक्शन कि भाई कि अगर आप किसी भी फैक्टर के लिए आप लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो तो उसका कंसंट्रेशन जैसे ए, तो ए का कंसंट्रेशन जाएगा उसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल में चल जाएगा, पावर के, ठीक है, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और पावर क्या हो जाएंगी, सेम होंगी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था। और जैसा कि आपको मैंने इस इक्वेशन में लिख के भी बताया, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही होगी तो इस इक्वेशन के थ्रू भी आप देख सकते हो किस तरीके से मैं क्या कहना चाहूँ, ठीक है। अब भाई देखो, अब सेम चीज ना हमने 12th में भी अप्लाई करने का ट्राई किया लेकिन हो नहीं पाया। वो क्यों नहीं हो पाई पता है, वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जो लॉ है ना, हमारे पास ये लॉ था सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, जो कि होती है हमारी सिंगल स्टेप। बट 12th में हमारे पास आई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, जैसे एग्जांपल तो डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन आती है, H2O2 का डिकम्पोजिशन, उस टाइप की रिएक्शन होगी, वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो अब उनके लिए तो यार ये लॉ काम नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, अब आप समझोगे यहाँ पे जब हमने नया लॉ निकाला जो कि था एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। एक्चुअली में रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको पूरा नाम जो हम देते हैं वो होता है एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। अब बड़े ध्यान से सुना यहाँ पे वो क्या रहा, इट इज़ फाउंड दैट, हमको पता चला जब हमने इस लॉ को पढ़ा, इस लॉ को हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो हमें पता चला जो रिएक्शन का जो रेट होता है ना वो डिपेंड करता है डिफरेंट पावर पे, डिफरेंट पावर पे, किसकी, कंसंट्रेशन की डिफरेंट पावर पे। मतलब जरूरी नहीं है कि जो आपका कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो उसकी पावर जो आ रही है वो सेम हो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। वो कौन बोल रहा था, वो ये लॉ बोल रहा था। एग्जाम्पल दो, देखो यहाँ पे, जैसे मान लो अगर मैं इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू इसी रिएक्शन के लिए अब रेट लिखना चाहूँ, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा मैं, देखो इसके लिए तो यहाँ पे आएगा कि सेम वही ए की कंसंट्रेशन, ठीक है, लेकिन अब पावर में क्या है एम, तो यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन पावर में क्या है एम। तो कुछ डिफरेंस नजर आ रहा इसमें, और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा आपको, भाई देखो ना, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा। आप बोलोगे सर पावर का, पावर चेंज है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि अगर मैं पहले वाले को फॉलो करता तो भाई पहले वाले लॉ को, अगर मास लॉ ऑफ मास एक्शन को मैं फॉलो करता, LMA बोल दे आप उसको मैं फॉलो करता, तो उसके हिसाब से तो भाई पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आना चाहिए था, वही आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही आ रहा। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे पास इस लॉ को हम इसलिए अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आए और उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमको ये लॉ लगाना पड़ा, रेट लॉ, जो कि हमको बताता है कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है डिफरेंट पावर पे, और वो पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं होती है, अलग होती है, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो आ रहा है ना, ये है क्या, ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं ना जिसपे हमारा रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, ये है क्या, तो ये होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होता है, हम आगे समझेंगे, बट जरा यहाँ पे ध्यान दो, जैसे एम, एम क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, किसके लिए, विद रिस्पेक्ट टू ए के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा एम। तो अगर मैं आपसे पूछूं बी के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आप बोलोगे सर एम, क्या होगा एम। तो इस तरीके से, और अगर मैं आपसे बोलूँ ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा पूरी रिएक्शन का, तो आप करोगे सर एम प्लस एन, आगे ओवरऑल। मतलब कितना, मतलब बेस समझो ना, सारी चीज़ें क्लियर होंगी यार। और इसके बेस पर जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो सेकंड लेक्चर आएगा, जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना, तब आपको और इजी लगेगा, ठीक है। ये रिएक्शन में दूंगा, उसके लिए आपको बोलूंगा रेट एक्सप्रेशन लिखो, समझ रहे हो, और रेट एक्सप्रेशन लिखने के थ्रू बताओ इसका ऑर्डर क्या है, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं चिंता मत। फिर देखो यहाँ पे एक और चीज़, एम और जो एन है वो फाउंड एक्सपेरिमेंटली, मतलब ये कैसे फाउंड हुए, हमको मिले कैसे, ये हमको एक्सपेरिमेंटली मिले, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली मिले नॉट फ्रॉम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, भाई ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, ये एम और एन हमको कहाँ से मिले, एम और एन हमको मिले ये एक्सपेरिमेंटली डेटा है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली डेटा ही होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा है ये वर्क फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया, बड़े ही आराम से ध्यान से समझना, ठीक है, कोई बड़ी बात। मैं ये लॉ अप्लाई कर सकता था 12th में भी, बट एक्चुअली में क्या हो रहा था कि ये लॉ मैं अप्लाई इसलिए नहीं कर पाता LMA को, क्योंकि LMA सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन, जो कि सिंगल स्टेप होती है। बट 12th में हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आती है, और उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर मेरे को रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है तो मेरे को रेट लॉ ही चाहिए होगा, एक परफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। समझ रहे मेरी बात को, तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपको 12th में फॉलो होता है, और ये वाला आपको 12th में फॉलो नहीं होता है, ये 11th में फॉलो होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको इसके आगे आने वाले लेक्चर में
इसके न्यूमेरिकल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल पहले अभी हमको समझना है ये की, क्योंकि आप इसको भूल गए होंगे तो मैं इसको अभी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए तो अब समझते हैं रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। देखो मैंने आपको रेट कांस्टेंट पहले मेंशन कर दिया था, चाहे वो लॉ ऑफ मास एक्शन में हो, चाहे वो आपके पास हो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन हो, ठीक है। दोनों के केस में जो के होता है वो क्या होता है आपका रेट कांस्टेंट। तो उसको डिफाइन कैसे कर सकते हो आप? देखो रेट कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ पे जैसे डेफिनेशन देखना जरा, कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, मतलब बोला जा रहा है कि सारे के सारे रिएक्टेंट का जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 मोल पर लीटर, ठीक है। और एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब गिवन टेम्परेचर पर सारे के सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर जब हो जाता है, तो उस रेट ऑफ रिएक्शन के केस में हम एक कांस्टेंट टर्म लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, के से। भाई यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो आपने ये 3 चीजें पहले से देखी होंगी, ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये होता है क्या, मैंने आपको पहले समझाया था कि इसको मैं आगे आने वाली वीडियो में कवर करूंगा अच्छे से, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी सिंपल चीज़ नहीं है। इसी के बेस पे आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे इस चैप्टर में, इसी के बेस में आपके पास मतलब प्री बोर्ड में डेरिवेशन आ सकती है इसकी, ठीक है। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको अलग से ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, और इसलिए मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट या फिर इसके बाद आने वाला जो तीसरा लेक्चर होगा मेरे, मैं उसमें कंफर्म करके आपको मतलब इनकी सारी पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि जीरो ऑर्डर होता क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है रेट कांस्टेंट का। बट फिलहाल पहले आप यहाँ पे समझिए कि यूनिट्स डिपेंड अपॉन, ये जो यूनिट्स होती है ना रेट कांस्टेंट की, के की, वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसको ध्यान रखना किस किस टाइप के होते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। और यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि अगर जीरो ऑर्डर रहता है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट रहेगी वो रहेगी आपके पास मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। फिर ऐसी फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स, फिर ऐसी सेकंड ऑर्डर के लिए आपकी हो जाएगी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, रेट लॉ एक्सप्रेशन से आया था, जो कि मैंने आपको अभी क्लियर किया है कुछ देर पहले वाले टॉपिक में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो रेट कांस्टेंट होता है ये इसकी जो यूनिट वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो चलो इतना तो है। अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक देख रहा हूँ, अब मैं इनको मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ना जब केस बेस्ड स्टडी आती है बोर्ड में, 12th एग्जाम में, बोर्ड में या फिर नीट में पूछ लो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर जेई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनमें से किसी न किसी में से कोई ना कोई आपको 1 मार्क्स में उठा के दे देता है, एमसीक्यूज में दे या ट्रू फॉल्स में दे, या फिर कुछ भी यार, कुछ भी में किसी में भी पूछ सकते हो आपसे। तो कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा ध्यान से समझना पड़ लेना, मैंने बहुत सिंपल वे में लिखा है कि जितनी ज़्यादा के की वैल्यू होगी उतना ही आपकी फास्टर रिएक्शन होगी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत इजी। और हर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी एट अ गिवन टेम्परेचर। सॉरी थोड़ा सा लाइट दिक्कत दे गई थी जरा बीच में, ठीक है, बारिश हो रही है काफ़ी यहाँ, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक में मैं आपको समझाना चाह रहा था कि फॉर ईच रिएक्शन के की वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी एट अ गिवन टेम्परेचर। मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर गिवन है तो उसके लिए के की वैल्यू फिक्स रहेगी, फिर 20 डिग्री सेल्सियस है उसके लिए के की वैल्यू फिक्स रहेगी, अलग अलग वैल्यूज रहेंगी एट अ गिवन टेम्परेचर, ध्यान रखने इस चीज़ का। और अगर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो तीसरा पॉइंट से क्लियर हो जाएगा कि चेंज होता है, लेकिन कब चेंज होता है, टेम्परेचर के चेंज होने पे। यूजुअली देखा जाता है कि के तभी आपका चेंज होगा जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो के की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड जो लास्ट वाला जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ, इसके बेस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे बोर्ड में। के डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से के हमेशा कैसा रहता है, इंडिपेंडेंट, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस वाले केस में और कैरेक्टरिस्टिक के केस में आपको कभी भी बोर्ड में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और एक और चीज़, ये जो देख रहे हो ये यूनिट्स, ठीक है, की यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट याद करनी पड़ती है। चिंता मत करो, मैं एक फॉर्मूला भी लिखाऊंगा जब थर्ड लेक्चर में मैं कवर करूंगा, तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप यूनिट इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर रहेगा जिसमें आपको कुछ भी नहीं दिया रहेगा, बस आपको बोलेगा कि बताओ भाई एक रिएक्शन है और उसके लिए वैल्यू दे रखी है के की वैल्यू, बताओ फाइंड करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाउंड करने के लिए आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, बट काफ़ी रिएक्शन ऐसी होती है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिना सॉल्व किए हुआ पता लगा सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वो कैसे, अगर आपको यूनिट याद होगी, के की वैल्यू दे रखी होगी, यूनिट गिवन होगी, अगर यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया रहेगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा, जीरो, फिर सेकंड इनवर्स फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और
इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये वीडियो फिर थोड़ा लेंदी हो जाती और मैं नहीं चाहता कि अब आपको मैं 30 से 35 मिनट से ज़्यादा लेंदी वीडियो प्रोवाइड नहीं कराना चाहता, क्योंकि आप लोग देखते भी नहीं और इंटरेस्टेड रहते भी नहीं हो। ये तो मुझे भी पता है, ठीक है। चलो, अब देखो, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके, जितनी भी चीज़ें मैं वीडियोस में डालता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पूरी बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ, बेसिक ही समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है, पहले तो पूरी वीडियो देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको पूरा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, आराम आराम से देखो। और उसके बाद अगर कोई भी डाउट रहता है, कमेंट्स करिए, कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, जिसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स ग्रुप प्रोवाइड करवाऊंगा। बहुत ही जल्द मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक होता है हमारे पास, व्हाट्सएप ग्रुप मैं बहुत जल्द बनाऊंगा, और उसमें भी मैं मतलब सारी क्वेश्चंस जो पेपर में जो बनाऊंगा या फिर मैं हैंड रिटन नोट्स होंगे वो मैं सारे उसमें प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से भी आराम से उनके थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ। ये मैं बहुत जल्द करूँगा मैं इस काम को। फ़िलहाल के लिए तो पहले देखो, वीडियो को पूरा देखो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जितने ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए और लेते आता रहूँगा, ठीक है। बट फिलहाल पहले अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, टाटा, ओके, बाय बाय।